देश आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने और राज्य के पुनर्गठन की तीसरी वर्षगांठ भी मनाने जा रहा है। अगले माह बतौर उपराज्यपाल आपके कार्यकाल के भी 2 साल पूरे हो जाएंगे। लोगों से जो आपने वादे किए थे, जो उम्मीदें थी, उन पर आप कहां तक खरे उतरे? पिछले 3 साल में दशकों के विकास के मामले फासले को कम किया गया। 890 केंद्रीय कानूनों को लागू करके जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ा गया। संसद द्वारा पारित अनेक जनोपयोगी योजना, जिनमें सिवाय जम्मू कश्मीर लिखा होता था, का भी लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वंचित वर्गों, दलित, पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी, गोरखा, सफाई कर्मचारी, आदिवासी तथा वाल्मीकि समुदाय के अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार दिए गए हैं। पहाड़ी भाषा एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया। 2019 से पहले 8 से 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे। इस साल 51,000 प्रोजेक्ट पूरे किए गए और भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगाने से लागत भी कम हुई है। एनएचपीसी के साथ अनुबंध करके 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया और जितनी ऊर्जा की क्षमता 70 साल में विकसित की गई थी, उतनी ही ऊर्जा का उत्पादन हम अगले 3 साल से में करेंगे। 2019 से पहले 6 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनती थी, वहीं आज 20 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। किसानों की मासिक आय रैंकिंग में हम शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुपालन में हम पूरे देश में चौथे स्थान पर है। ई गवर्नेंस में हम केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में पहले नंबर पर है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की तैयारी से मैं जम्मू कश्मीर को सर्वोच्च स्थान पर चुना गया है। जम्मू कश्मीर में लोगों को 209 तरह की सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। बीते 70 साल में 14,000 करोड़ का निवेश आया था, जो मात्र एक साल में 56,000 करोड़ के औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें से 38,080 करोड़ रुपए की निवेश की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। हर एक योजना और उसकी खर्च की जानकारी प्रतिदिन पोर्टल पर देखी जा सकती है। स्थानीय लोगों के साथ पूरे देश और दुनिया ने जम्मू कश्मीर में आए बदलाव को महसूस किया है। खास बात यह है कि बीते 6 महीने में 1 करोड़ 5 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर आए हैं। कश्मीर पंडितों की घाटी में वापसी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वादा था। 3 सालों की रोशनी में देखें तो ना पंडितों की अपेक्षित वापसी हुई और ना घाटी के अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों की वारदातों के बाद पंडितों और प्रवासियों की सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा था। इस बारे में आगे की क्या रणनीति है? कश्मीर पंडितों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रशासनिक स्तर पर पूरी ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं और मैं मानता हूं कि इस प्रक्रिया में समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए। अभी तक 6,000 नौकरियों में से 5502 पर नियुक्ति हो चुकी है। 458 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है तथा शेष अन्य पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। पीएम पैकेज के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को काफी हद तक पूरा करने में हम सफल हुए हैं। माइनॉरिटी के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर तैनात किया जा रहा है। केवल नौकरी और आवास ही पुनर्वास एवं कल्याण के समाधान नहीं है, बल्कि अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं। वर्ष 1977 में बनाए गए जम्मू कश्मीर विस्थापित अचल संपत्ति कानून को पिछले वर्ष प्रभावी ढंग से लागू करके विस्थापन का दर्द झेल रही कश्मीर पंडितों तथा अन्य विस्थापित समुदायों को न्याय दिलाया गया। जून तक 8,000 शिकायतें आई थी, जिनमें से 6,500 शिकायतों पर कार्रवाई करके 2414 कनाल जमीन कब्जे से छुड़ा गई और 3 दशक बाद 6,500 परिवारों को न्याय। हमारे सुरक्षा बलों ने काफी हद तक आतंकवादी की कमर तोड़ दी है। इस वर्ष के 6.5 महीने में जनवरी से 15 जुलाई 2022 127 आतंकी मारे गए, जिनमें से 33 विदेशी आतंकी थे। पिछले साल यह आंकड़ा कुल 78 था, जिसमें 5 विदेशी आतंकी भी थे। नागरिकों की हत्या के मामले में कमी आई है। साल 1966-2002 की तुलना में पिछले 3 सालों में 96.86%, 2002-8 की तुलना में
96.65% तथा 2014-2018 की तुलना में नागरिकों की हत्या में 7.35% की कमी आई है। हमारी स्पष्ट नीति है, किसी भी आतंकी को मत बख्शो और किसी निर्दोष को मत छुओ। 1996 से 2018 के बीच हर साल लगभग 100 दिन हड़ताल होती थी। अब हड़ताल की प्रथा पूरी तरह समाप्त हो गई है। पत्थरबाजी अब इतिहास की बात है। पहले महीनों स्कूल बाजार बंद रहते थे, अब चारों ओर चहल पहल है। आपने पिछली मुलाकात के दौरान कहा था कि सीमा पर सरकार चाहे जो करे, अपनी धरती पर हम सुधार की प्रक्रिया जारी रखेंगे। बिना पंडितों की यह प्रक्रिया पूरी कैसे होगी? आतंक के मुक्त विकास से युक्त और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए है 1 साल के अंदर 38,080 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश की स्वीकृति तथा ग्राउंड ब्रेकिंग से करोड़ रुपए रोड तथा टनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जा रहे हैं। 3 साल में लगभग 30,000 सरकारी नौकरियां तथा 5.2 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। 5 लाख ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है। सीमा क्षेत्र में रहने वाले 3.5 लाख नागरिकों को आरक्षण का लाभ दिया गया। कोरोना प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन और टीकाकरण में जम्मू कश्मीर एक आदर्श केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है। आदिवासी परिवारों को वन अधिकार, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए 200 सम्राट स्कूल, 6 एकलव्य आवासीय विद्यालय, 1,70,000 आदिवासी बच्चों को छात्रवृत्ति, नोमैड कम्युनिटी के लिए 8 ट्रांजिट हॉस्टल तैयार किए जा चुके हैं। बीते 20 महीने में आदिवासी परिवारों के लिए 44 साल के बराबर काम किया गया है तथा जम्मू तथा श्रीनगर में 2 नए एयरपोर्ट टर्मिनल शुरू किए गए हैं। बाहरी कामगारों पर भी हमले हुए, बड़े पैमाने पर मजदूर अपने प्रदेशों को लौटे थे। अब क्या स्थिति, क्या उनका भय अभी कायम है? पड़ोसी मुल्क के षड्यंत्र करके कुछ लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया था, जिसमें कुछ मजदूर भी थे। उस समय कुछ बाहरी मजदूर अवश्य वापस गए थे। हम उनकी भी सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था में लगे। काफी लोग अब वापस आकर जम्मू कश्मीर की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। इधर नियंत्रण रेखा पर लागू संघर्ष विराम प्रभावी नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह मानते? क्या भारत पाकिस्तान की सेनाओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है या पाकिस्तान अपनी खस्ता हालत की वजह से बचाव की मुद्रा में है? सीमा पर फायरिंग घटी है, लेकिन क्या इससे घुसपैठ में कमी आई है? आपको सुरक्षा बलों से क्या फीडबैक मिला? यह सच है कि संघर्ष विराम प्रभावी है, लेकिन आतंकवादी गुटों द्वारा घुसपैठ की कोशिश लगातार जारी है। हमारी चौकस सुरक्षा बलों ने ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम करने में प्रतिबद्धता दिखाई है। हमें घुसपैठ की सूचनाएं मिलती रहती हैं और प्रभावी रणनीति के लिए सुरक्षा बलों के साथ मीटिंग में चर्चा भी होती है। एक तरफ आज के हालात, दूसरी तरफ सरकार G20 सम्मेलन कश्मीर में करना चाह रही है। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े आयोजन के लिए स्थितियां अनुकूल है? G20 की बैठक आयोजित करने में हम पूरी तरह समर्थन है। लगभग सभी संसदीय समितियां यहाँ आ चुकी है। अनेक देशों के राजनयिकों की बैठक आयोजित हो चुकी है। हम भारत सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने G20 बैठक के लिए जम्मू कश्मीर का चयन किया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों का परिसीमन हो चुका है। चुनाव कब होंगे? चुनाव की तिथि घोषित करने का एक अधिकार चुनाव आयोग को है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर एवं गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में भरोसा दिया है कि परिसीमन की प्रक्रिया के पश्चात चुनाव होंगे और मुझे लगता है कि लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप जम्मू कश्मीर के ऐसे उपराज्यपाल हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में आते हैं। आपसे पहले सतपाल मलिक भी इस पृष्ठभूमि में रहे। यह नरेंद्र मोदी का एक प्रयोग था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रवायत रही है कि कोई पूर्व नौकरशाह या सेना के पूर्व अफसर यहाँ राज्यपाल होते रहे। एक राजनीतिक कार्यकर्ता राज्यपाल होने का क्या कुछ लाभ है? आप अनुभव क्या कहता है? भारत सरकार ने किस प्रक्रिया के आधार पर यह निर्णय लिया? मुझे लगता है कि किसी विवेचना आप जैसे वरिष्ठ संपादन कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात सीधे तौर पर कह सकता हूं कि लोगों के बीच जाना, उनसे संवाद करना और उनके आधार पर नीतियों का निर्माण तथा उनकी क्रियान्वित कराने की भी मैं कोशिश करता हूं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बड़ी संख्या में निवेश आने की बात की गई। लोकसभा में सरकार जो जवाब दिया उसके अनुसार सिर्फ 34 लोगों ने जम्मू क्षेत्रों में जमीन खरीदी।
क्या कोई बड़ा निवेश आया? जनवरी में दुबई एक्सपो गया था और वहां की तमाम बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध किया गया। एमआर लुलु तथा डीपी वर्ल्ड के एमओयू की जमीन क्रियान्वित कराने की दिशा में प्रभावित कार्यवाही हुई। उम्मीद है आने वाले दिनों में काम जमीन पर दिखाई पड़ेगा। मार्च में खाड़ी देशों की 30 कंपनियां का प्रतिनिधिमंडल आया था। निवेश पर सार्थक चर्चा हुई। मेडिसिटी बनाने के लिए 44,000 करोड़ रुपए के 22 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जो 1,000 अतिरिक्त एमबीएस सीटें जोड़े। अक्सर कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक घराने अपना अर्थ खो चुके हैं, प्रधानमंत्री का जवाब बुलावा आता है तो वही चेहरे सामने नजर आते हैं। ऐसा क्यों? सम्मान लोकतंत्र की आत्मा है और वही काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऑल पार्टी मीटिंग में संवैधानिक पदों पर रह चुके व्यक्तियों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा सभी प्रमुख दलों के अध्यक्षों को बुलाया गया था। जम्मू कश्मीर गगन कल्चर से निकलकर वोट कल्चर देश के दूसरे हिस्सों के साथ कब तक कदम में कदम मिलाकर चल पाएगा? यह सच है कि वोट कल्चर की तरफ जम्मू कश्मीर का आवाज बढ़ चुका है और शहरी स्थानीय निकाय और डीडीसी के चुनावों में मतदान के लिए उमड़ा भारी जन सैलाब इस बात की पुष्टि करता है। विलंब से पंचायती राज व्यवस्था शामिल होने के बाद जम्मू कश्मीर इस व्यवस्था में एक बेहतरीन एवं प्रभावी उदाहरण बनकर उभरा है। क्या आप राजनीति की मुख्य धारा की ओर लौटना चाहेंगे? केवल चुनाव लड़ने को मैं राजनीति नहीं मानता। प्रधानमंत्री के नेतृत्व के में विकास वर्तमान भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु है। राजनीति में मेरे लिए समाज समन्वय लाने और सुशासन द्वारा विकास की आखिरी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने